हेलो एवरीवन, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 की 11th की वीडियो पहले भी आ चुकी है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वो भी आपके काम की है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की पहली वीडियो 11th की आ चुकी है। 12th की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आप लोगों के लिए जितने भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यूज, वो सभी कराए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड के द्वारा पूछे नहीं गए हैं। लेकिन पहला फोकस हमारा उन प्रश्नों पर होगा जो प्रश्न बोर्ड के द्वारा अब तक पूछे जा चुके हैं। इससे क्या होगा, आपका अनसॉल्व्ड कंप्लीट होगा, अनसॉल्व्ड का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। दूसरा, चूंकि मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और आप अभी काफ़ी आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो शुरू से रिवीजन भी आप लोग कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को यहाँ पर करा रहे हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन अर्थात विलयन। ठीक है, क्लास 12। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को यहाँ पर कराने जा रहे हैं जो प्रश्न 2025 में पूछे गए हैं, उसके बाद 2024 वाले, उसके बाद 2023 वाले, इस तरह से इन प्रश्नों को कराया जाएगा। तो दो प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दोनों ही 2025 में पूछे गए हैं। तो क्या प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान दीजिए। गैसीय विलयन का उदाहरण है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। गैसीय विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन ये आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखो, देखिए विलयन आपके कितने तरह के हो सकते हैं। ठोस विलयन हो सकता है, ठोस विलयन, ठीक है, ठोस विलयन, द्रव विलयन। पहले समझ लीजिए, क्योंकि दोनों ही प्रश्न इसी तरह के हैं और दोनों ही 2025 में पूछे गए हैं। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार के विलयन हो सकते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक है, तो विलयन ठोस है या द्रव है या गैस है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि उसमें विलायक कैसा है। अगर विलायक ठोस है, अगर जो उसमें विलायक लिया जा रहा है वो कैसा है, ठोस है, तब ऐसे विलयन को हम ठोस विलयन कहेंगे। अगर जो विलायक है, अगर विलायक द्रव है, तो ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहेंगे। अगर विलायक कैसा है, अगर जो विलायक है, ठीक है, सॉल्वेंट, अगर वो गैस है, तो फिर हम ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ठोस विलयन का क्या है, द्रव विलयन क्या है, गैस विलयन क्या है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि उसमें विलायक कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस है। बहुत अच्छा, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इससे रिवीजन तो होगा ही। ऑब्जेक्टिव जब आप एक करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरी भी कवर हो जाती है। इसलिए आप लोगों को इस सीरीज को बहुत जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और एकदम यूट्यूब पर ये फ्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन में हमें क्या देखना है, गैसीय विलयन में हमें क्या देखना रहेगा, विलायक पर ध्यान देना पड़ेगा कि विलायक कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाए। तो देखिए, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, जो कपूर होता है वो ऊर्ध्वपातन हो जाता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, अर्थात ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो कपूर है, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कौन है, विलायक है। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, नाइट्रोजन में, जैसे चीनी का जल में विलयन, तो जल वहां पर क्या है, विलायक है। वैसे कपूर को नाइट्रोजन में घोला जा रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कौन, नाइट्रोजन कौन है, गैस है। अर्थात यह विलयन कैसा हो गया, गैसीय विलयन हो गया। यह गैसीय विलयन हो गया और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। लेकिन और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए, जो
पैलेडियम है वो कैसा है, ठोस है। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में जो विलयन है वो कैसा विलयन कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। क्लियर है। पारे का सोडियम में विलयन, सोडियम कैसा होता है, ठोस होता है, तो ये भी कैसा विलयन कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारा और सोडियम दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, पारे का सोडियम के साथ विलयन, यानी सोडियम और पारा दोनों। तो पारा यहाँ द्रव है, एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मिस्टेक हो गया। क्यों मिस्टेक हो गया, क्योंकि अगर लिखा होता पारे का सोडियम में विलयन, पारे का सोडियम में विलयन, तब ये ठोस होता, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि पारा और सोडियम में कौन विलायक है। तो पारा भी धातु है, सोडियम भी धातु है, लेकिन पारा द्रव होता है और सोडियम ठोस होता है, इसीलिए पारे का सोडियम के साथ विलयन। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि विलायक कौन है, पारे का सोडियम के साथ विलयन। तो यहाँ पर पारा में कौन घुल जाएगा, सोडियम घुल जाएगा, तो ये द्रव का उदाहरण हो गया, ये द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर डिस्कस, अगले ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो जल में, यहाँ पर जल है ना, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में कौन घुल गया, ऑक्सीजन घुल गया, इसका मतलब जल यहाँ पर विलायक है, तो ये भी कैसा विलयन कहलाएगा, द्रव विलयन। तो हमसे क्या पूछा गया था, गैसीय विलयन का उदाहरण है, तो गैसीय विलयन का उदाहरण कौन हो गया, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक ही होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका ए आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो पीलीभीत वाले पेपर में पूछा गया, अर्थात बीसलपुर में जो पेपर आया था उसमें पूछा गया था। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे ठोस विलयन, ऐसे ठोस विलयन, ध्यान देंगे। और जब आप वहां पर ऑब्जेक्टिव करें तो ऐसे जो खास बातें हुआ करे उनको इस तरह से कर लिया करिए। हालांकि मना होता है कि पेपर पर लिखना, लेकिन आप अंडरलाइन वगैरह तो कर ही सकते हैं। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो, यानी विलय कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो ठोस विलयन हो और उसमें विलय कौन हो, गैस हो। दो शर्तें यहाँ पर अप्लाई कर दी गई हैं। विलयन ठोस होना चाहिए, ठोस विलयन कब होगा, जब विलायक ठोस होगा। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जोड़ दिया है कि विलय कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। 2025 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, और बीसलपुर वाले पेपर में ही पूछा गया था। तो देखिए, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो पहले हम क्या देख लें, ठोस विलयन पहले तलाश कर लीजिए कि ठोस विलयन कौन है। तो ठोस विलयन जल में घुली ऑक्सीजन, तो जल में घुली ऑक्सीजन, तो जल कैसा है, द्रव है, यानी ये तो द्रव विलयन हो गया, तो हमारे काम का नहीं रहा। ठीक है, हमारे काम का नहीं रहा। अगला देखिए भले ही क्वेश्चन की संख्या एक वीडियो में कम हो पाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि फटाफट पढ़ दिया और बस टिक मार दिया और आपने उसको रट्टा मार लिया। एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा जाएगा, भले ही प्रश्न हमारे 5-7 ही हो पाए एक वीडियो में। ठीक है, लेकिन फालतू का टाइम भी बर्बाद नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। तो जल में घुली, अब ऐसे भी क्या फायदा कि आपने टिक मार दिया और बच्चे ने उसको रट लिया, रटने से कोई मतलब नहीं, रटना मना है यहाँ पर। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो जल क्या है, द्रव है, इसलिए विलयन कैसा हो गया, द्रव हो गया। नाइट्रोजन में तो ये कैसा हो गया, गैसीय विलयन हो गया। एक एक बात पहले स्टडी करते हैं। पैलेडियम में तो ये ठोस विलयन हो गया, कैसा हो गया, ये ठोस विलयन हो गया। और जल में, जल कैसा है, द्रव है, तो ये द्रव विलयन हो गया। तो हमारा हमें से क्या पूछा गया, ठोस विलयन पूछा गया है। तो ए भी हमारे काम का नहीं है, ए भी हमारे काम का नहीं है, ए भी हमारे काम का नहीं है, ए हमारे काम का है। ठीक है, और इसमें दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। क्या कहा जा रहा है, विलय कोई गैस हो, विलय कोई गैस हो। तो विलय गैस यहाँ पर है हाइड्रोजन। पैलेडियम ठोस है, ठीक है, तो ये ठोस विलयन हो गया, यानी विलायक ठोस हो गया। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, तो पैलेडियम ठोस है और हाइड्रोजन गैस है। तो पैलेडियम ठोस है और हाइड्रोजन गैस है, तो पैलेडियम ठोस यानी ठोस विलयन है और विलय कैसा है, हाइड्रोजन गैस है। तो यही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है।
ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह से करना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। जब तक देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कहो कि क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ, नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसी पर आधारित है कि विलायक जैसा होगा वो विलयन वैसा ही कहलाएगा। अगर विलायक ठोस है तो विलयन ठोस कहलाएगा, विलायक द्रव है तो विलयन द्रव कहलाएगा, अगर विलायक गैस है तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहा जाएगा। तो ये दो प्रश्न आपके रहे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 2025 में कौन सा पूछा गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी होगी, फार्मूला क्या होता है इसके लिए बताइए, क्या फार्मूला होता है। S बराबर NE, ये फार्मूला होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने का। ग्राम प्रति लीटर में अगर आपको सांद्रता ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, नार्मलता और तुल्यांकी भार। तो नार्मलता, ना तो हमें नार्मलता पता है ना ही हमें तुल्यांकी भार पता है, तो नार्मलता ज्ञात कर ली जाए। कितना दिया हुआ है नार्मलता ज्ञात करने फार्मूला क्या, अगर m दिया हो तो n/m बराबर क्या होता है, अम्लीयता या क्षारीयता। ये अम्ल है, अम्ल की क्या होती है, क्षारीयता होती है। अम्ल की क्षारीयता होती है, क्षार की अम्लीयता होती है। तो n/m, m का मान कितना है 0.2 बराबर क्षारीयता कितनी है 2 होगी, क्योंकि ये 2 H आयन दे सकता है। H2SO4 2 H आयन दे सकता है। कोई अम्ल जितने H आयन दे सकता है उसकी उतनी ही क्षारीयता होती है। उल्टा होता है, अम्ल की क्षारीयता क्षार की अम्लीयता, क्योंकि अम्ल क्षार को उदासीन करता है और क्षार अम्ल को उदासीन करता है। ठीक है, तो अम्ल की क्षारीयता होती है और क्षार की क्या होती है, अम्लीयता होती है। अम्ल की उतनी ही अम्लीयता होगी जितने H आयन होंगे, क्योंकि जो H आयन होंगे वही तो क्षार को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। और क्षार की अम्लीयता होती है क्योंकि क्षार अम्ल को उदासीन करता है। क्षार जितने OH आयन दे सकता है वो उसकी अम्लीयता होती है। सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो n बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा 0.2, तो बराबर n बराबर क्या आ गया 0.4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसका क्या निकाल लीजिए, E निकाल लीजिए। H2SO4 का E यानी तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे क्षारीयता, अणुभार बटे क्षारीयता। तो बराबर अणुभार कितना है, 1 H का 1 होता है, 2 H का 2 प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 16 चौको कितना हो गया 64 हो गया, बटे क्षारीयता तो 2 है ही, क्योंकि 2 H आयन दे सकता है। तो बराबर क्या आ जाएगा 2 2 4 4 8 और 3 6 9 हो जाएगा बटे 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 49। तो ई आपका क्या आ गया 49 आ गया, और n आपका क्या आ गया 0.4 आ गया। दोनों को रख के गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अतः s बराबर क्या हो जाएगा, Ne बराबर n कितना है हमारा, n हमारा आ गया 0.4 और गुणा E हमारा कितना आ गया 49। तो बराबर गुणा कर दीजिए, 4 9 36 हो गया और 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो 19.6 ग्राम प्रति लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा 19.6 ग्राम प्रति लीटर। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगली वीडियो जब आएगी तब उसमें आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 2025 में कौन सा पूछा गया है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी 2025 का क्वेश्चन है। अभी हम 2025 के स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर 2024 के, फिर 23 के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 मिली बनाने के लिए आवश्यक मात्रा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, मोलरता दी हुई है 0.2
और यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 500 ml और हमसे क्या पूछा जा रहा है, आवश्यक मात्रा अर्थात भार पूछा जा रहा है। तो सिंपल एकदम क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ खास बात नहीं है। और ये क्वेश्चन 2025 और 2022 2 साल पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोलरता का फार्मूला, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार और गुणा बटे आयतन लीटर में। आयतन काय में रखना है, लीटर में रखना है। तो ये आपको क्या ज्ञात करने को कहा गया, डब्लू ज्ञात करने को कहा गया। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम गुणा इस अणुभार, ठीक है, मोलरता गुणा अणुभार गुणा आयतन लीटर में। ठीक है, यही तो फार्मूला हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। ठीक है, एम हमारा कितना है 0.2 गुणा अणुभार कितना है, अणुभार निकाल लीजिए, Na2CO3 का अणुभार, Na2CO3 का अणुभार कितना होगा, Na का 23 दूनी कितना हो गया, अणुभार m बराबर 23 दूनी 46। देखिए अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में दिया जाएगा, तो जितने भी आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए उनको याद करते जाइए। तो Na का 23 होता है, 23 दूनी 46 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 48 हो गया। तो इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 106। ठीक है, तो अणुभार आपका 106 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अणुभार हो गया ये आपका 106 और गुणा आयतन लीटर में कितना हो जाएगा, आयतन कितना है 500 ml है ना, 500 ml को 1000 से भाग करोगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा, 0.5 लीटर। ठीक है, तो 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया 0.10, 5 दूनी 10 हो जाएगा 0.10, एक और एक 2 के बाद दशमलव है ना, और ये 106। तो बराबर आपको क्या मिल जाएगा 10 6 0 और कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव है, तो 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी आपका आंसर क्या आ गया 10.6 ग्राम। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 10.6 ग्राम दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी में 10.6 ग्राम दिया हुआ है, यही हमारा आंसर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। 2025 में पूछा गया और इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं, जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वथनांक जो होता है सर्वाधिक पूछा जा रहा है कि किसका होगा। तो क्वथनांक का जो उन्नयन है वो एक अणुसंख्यक गुण है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जिसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी, कणों की संख्या अधिक होगी, उसी का क्वथनांक अधिक होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन हो जाए। आप देखिए ग्लूकोज तो आयनित होगा नहीं, तो इसमें कणों की संख्या एक ही होगी, परसेंटेज सबकी बराबर दी गई है। NaCl टूट जाएगा, क्या देगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, या हम I कह सकते हैं। I बराबर कितना है, यहाँ पर 1 बांठा गुणांक, यहाँ I बराबर कितना है 2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी टूट जाएगा, क्या देगा Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। तो यहाँ पर कणों की संख्या कितनी होगी 3, यानी बांठा गुणांक कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, कणों की संख्या 3, हालांकि 3 होता नहीं है कि पूरी तरह से टूटता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये पूरी तरह से वियोजित हो जाए, चलिए ये चीज ना ही लिखिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि पूरी तरह से वियोजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। NaCl पूरी तरह से वियोजित हो सकता है, तो उसके बांठा गुणांक को 3 कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को रहने ही दीजिए, आप केवल ये देखिए यहाँ पर कि कण कितने देगा। तो ये ग्लूकोज यहाँ पर 1 कण देगा, NaCl यहाँ पर 2 कण दे सकता है, CaCl2 जो है यहाँ पर 3 कण, और सुक्रोज भी नहीं टूटेगा इसलिए ये भी 1 कण देगा। तो सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसमें है, आपको किसमें दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा कणों की संख्या ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के और भी प्रश्न हैं, उनको हम अगले सेशन में कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, आप ही लोग नहीं देखेंगे। तो लेकिन अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी जाएगी, थोड़ा सा टाइम जरूर बढ़ जाएगा। अब है क्या, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर यहीं पर ऐसी टिक मार दिया जाए और बता दिया जाए हल्का फुल्का, तो फिर आप आराम से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे।
लेकिन वो चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस की संख्या भले ही कम रहे एक वीडियो में, लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा तो आप उस तरह के अन्य प्रश्नों को भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और एक बात और भी सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो, चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी एक पीडीएफ बना करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि केवल देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आगे चल कर के आप भूल जाएंगे। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे चल कर के आप भूल जाएंगे। तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो ज़रूर जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट जो है से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज अब बंद होने वाली नहीं है। ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव सीरीज लगातार चलती रहेगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव सीरीज में मुझे लगेगा कि अब ऑब्जेक्टिव मतलब भरपूर हो गए हैं। देखिए, बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव्स को इस सीरीज में कवर किया जाएगा। जितने भी बोर्ड के द्वारा पूछे गए ऑब्जेक्टिव वो सारे कवर किए जाएंगे। और जब ऑब्जेक्टिव मुझे लगेगा कि अब बोर्ड के मतलब भरपूर हो गए हैं तो हम न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले क्लास में इसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।